नमस्कार। कैसे हैं सभी? अच्छे होंगे। चलो बात करते हैं आज के कुछ करंट अफेयर पर। कुछ महत्वपूर्ण बातें, क्या आजकल कुछ घटनाएं घटी हैं, उन सभी पर चर्चा करते हुए हम बढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा ही था लास्ट करंट में क्या चीजें घट रही हैं, क्या दुनिया में चीजें घटी बढ़ी हैं, उन सब पे मैं बात कर रहा हूं। आपके एग्जाम ओरिएंटेड जो चीजें हैं उसको लेकर आने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है। सर्दी कैसी होगी? बढ़िया हो रही होगी आपके यहाँ भी। चलो, तो सारी चीजों को जरा ध्यान में रखते हुए अब फिर वापस अपने मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं कि किस देश ने इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौते में मध्यस्थता की है। देखो, दरअसल क्या है कि कुछ लंबे समय से इजराइल ने हमास को एक आतंकी समूह घोषित कर रखा था। और आपको पता ही है, कोई चीज तुमसे छुपी हुई नहीं है, हमास के कितने 4 से 6 नए चीफ बने। इजराइल ने सभी के सभी जो है मार दिए, पूरी कमर तोड़ के रख दी है हमास की। तो अब क्या हुआ कि मैंने आपको पढ़ाया भी था, एक क्वेश्चन आपको अगर ध्यान हो तो कतर ने दरअसल बीच में, अभी क्या हुआ था 2 महीने पहले, कि जब मध्यस्थता की बात चल रही थी तो राष्ट्रपति के चुनाव हुए अमेरिका में, और वहां से उन्होंने कहा कि हम जब तक बीच में नहीं आएंगे तब तक जो है मध्यस्थता नहीं होगी। तो कतर ने नाम वापस ले लिया था वापस। अब अमेरिका के हस्तक्षेप और कतर के हस्तक्षेप, अमेरिका और कतर के हस्तक्षेप के बाद क्या हुआ है कि अब इजराइल और हमास ने युद्ध विराम समझौते में बात कर ली है। उन्होंने ये बताया है कि 15 महीने से जो युद्ध चला हुआ आ रहा है, अब बंधकों की रिहाई के समझौते पर सहमति बन गई है। युद्ध का कारण क्या था? युद्ध का कारण वही तो था कि इजराइल के कुछ लोग जो हैं हमास के आतंकियों ने बंधक बना रखे थे, उन बंधकों को लेकर लड़ाई चल रही थी पिछले 15 महीने से। अब दोनों देश एक दूसरे के जो बंधक नागरिक थे उनको रिहा कर देंगे और युद्ध विराम हो जाएगा। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने बताया कि इजरायली कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है और इजराइल ने हमास को नष्ट करने के लिए अभियान जो आरंभ किया था, जिसे इजराइल, अमेरिका और अन्य देशों द्वारा आतंकी संगठन घोषित किया गया था, अब उस पर थोड़े दिन के लिए थोड़ा युद्ध विराम हो चुका है। अब आपस में ये क्या करेंगे? आपस में ये अपने जो सैनिक हैं और जो नागरिक हैं, एक दूसरे को जो इन्होंने पकड़वा रखे हैं, वो सारे के सारे एक दूसरे को ट्रांसफर कर देंगे। संभावना ये बनेगी कि आने वाले कुछ दिनों में दोनों के बीच युद्ध भी समाप्त हो सकता है। आपको पता ही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक घोषणा की थी कि मैं राष्ट्रपति जब बनूंगा तो हमास वाला जो युद्ध है इसको बंद करवा कर ही शपथ लूंगा। या उन्होंने घोषणा करी थी कि मैं जब युद्ध में आऊंगा तो तब उन्होंने बताया था कि मैं पूरे तरीके से एक दिन के अंदर रूस के साथ जो झगड़ा कर रहा है यूक्रेन उसको, और मध्य एशिया के जो स्थिति है और जो इस कंडीशन बिगड़ी हुई है उनको सुधार दूंगा। तो काफी हद तक उसमें काम हुआ भी है। 21वें थर्ड आई एशियाई फिल्म महोत्सव में कुल कितनी फिल्में प्रदर्शित की गई हैं? अच्छा क्वेश्चन है। इसमें अगर आपसे पूछा जाए तो 21वां जो थर्ड आई एशियाई फिल्म महोत्सव है, इसमें कुल 61, ठीक है, 61 फिल्में जो है दिखाई गई हैं। इसमें मराठी और भारतीय सिनेमा की असाधारण काम करने के लिए जो फिल्में हैं उनको जो है इसमें दिखाया गया। विशेषकर इसमें ध्यान रखना है कि इसमें जावेद अख्तर प्रसिद्ध जो है, आपको पता ही होगा कि लेखक और प्रोड्यूसर, बहुत सारी चीजें, और कथाकार आप कह सकते हैं, और कई सारी किताबें भी लिखी है इन्होंने। जावेद अख्तर को एशियाई सिनेमाई संस्कृति पुरस्कार मिला है। रफीक बगदादी और अनिल झनकार को फिल्म पत्रकारिता और लेखन में योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, रफीक बगदादी और अनिल झनकार को फिल्म और पत्रकारिता के लिए सम्मानित किया गया है, इसमें ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको जिप्सी और जुई फूल जैसी फिल्मों ने निर्देशकों और अभिनेताओं और अनूठी कहानियों को कहने के लिए कला को मान्यता देते हुए प्रमुख पुरस्कार जो हैं दिए हैं। तो काफी अलग तरह के जो है इसमें नाम आए हैं, इसमें आपको नाम ध्यान रखने हैं। साथ ही में आपको ध्यान रखना है कि इस साल का दादा साहब फाल्के पुरस्कार
पुरस्कार अगर आपसे पूछा जाए ये जो है किसने जीता है, तो अब की बार जो जीता था ये किसने, मिथुन चक्रवर्ती के द्वारा जीता गया था। किसके द्वारा, मिथुन चक्रवर्ती के द्वारा इसको जीता गया था। ठीक, इसके अलावा बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है अब की बार किसने जीता था, तो आपको जरा बताओ। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मैं आपको बता रहा हूँ एनिमल के द्वारा जीता गया है। और आपका 69वां फिल्म फेस्टिवल जो आयोजन है उसका गोवा में किया गया था। फोकस देश जो है उसमें ऑस्ट्रेलिया था। सारी चीजें आपको बता रखी है, फिर भी आप एक बार उनको देख लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक, उच्च शिक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया है हाल ही में, आपको पता होगा। उच्च शिक्षा सचिव देखो, विनय मोहन क्वात्रा की अगर बात करें, विनय मोहन क्वात्रा कौन है, विदेश सचिव हैं। राजेश कुमार सिंह की अगर बात करेंगे तो ये हमारे इस समय रक्षा सचिव हैं। कौन है ये, इस समय रक्षा सचिव हैं। तुहिकान पांडे की अगर बात करेंगे तो ये हमारे वित्त सचिव हैं। कौन है, वित्त सचिव हैं। ये आपको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। अब क्वेश्चन क्या था कि उच्च शिक्षा सचिव किसको नियुक्त किया गया है, तो विनीत कुमार जोशी को, किसको, विनीत कुमार जोशी को उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। उच्च शिक्षा सचिव किसको नियुक्त किया गया है, विनीत कुमार जोशी को नियुक्त किया गया है। ये ध्यान रखना कि शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने इनको जो है प्रमोशन दिया है। इससे पहले ये मणिपुर के मुख्य सचिव थे और शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने अलग अलग पदों पर रहकर जो है काफी काम किया है। एनटीए के महानिदेशक, सीबीएसई के अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं। तो इसमें काफी एक्सपीरियंस होल्डर है शिक्षा के मामले में, इसलिए इनको दिया गया है। आईआईटी कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पढ़ाई की है, आईआईएफटी से एमबीए की डिग्री ली है। तो भारत के टॉप मोस्ट जो वैल्यूएबल कॉलेज हैं उनसे इन्होंने पढ़ाई की है। उससे आपको जैसे कई बार क्वेश्चन, बड़ा रेयर है कि इससे कोई क्वेश्चन आ जाए। भारत सरकार ने किस क्षेत्र को स्वायत्तता देने पर सहमति व्यक्त की है। ठीक है, भारत सरकार ने किस क्षेत्र को स्वायत्तता देने पर सहमति व्यक्त की है, तो आंसर है इसका सीमांत नागालैंड क्षेत्र। ठीक है, सीमांत नागालैंड क्षेत्र को स्वायत्तता देने की घोषणा कर दी है भारत सरकार के द्वारा। आपको पता होगा कि जो आप देखते हो भारत को, तो आप अगर देखोगे तो ये भारत का इस तरीके से अगर आपने नक्शा पढ़ रखा होगा तो इसमें आपको दिक्कत ही नहीं होने वाली। और इसमें आपने पढ़ा कि ये है नागालैंड। नागालैंड में आपको पता है कि ऊपर वाला अरुणाचल प्रदेश, ये असम, और यहाँ पर है मणिपुर। इनके बीच में कहीं नागालैंड है। यहाँ पर एक है नागा हिल, एक क्या है, नागा हिल। और ये नागा हिल जो है ये किससे मिलती है, मिजोरम से सीमा रेखा बनाती है। किससे, मिजोरम से सीमा रेखा क्या करती है, बनाती है। मिजोरम से क्या करती है, मिजोरम से सीमा रेखा बनाती है। बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक, इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि भारत सरकार ने जो प्रस्तावित फ्रंटियर नागालैंड टेरिटरी, एफएनटी कह रहा हूं मैं जिसको, इसमें कार्यकारी और विधायी स्वायत्तता देने के लिए सहमति जो है दे दी है। कुछ समय से नागालैंड के लोग ये विरोध कर रहे थे कि हमें हमारे निर्णय लेने के लिए बड़ा अलग अलग कंडीशन का सामना करना पड़ा है, सरकार हमारे निर्णय लेने में बड़ी भूमिका नहीं निभाने दे रही। उसको लेकर जो है अब उनको जो है ये बात बताई गई है। ये निर्णय एएनपीओ और सरकारी प्रतिनिधियों के बीच 6 घंटे की बैठक के बाद जो है क्या किया गया है, लिया गया है। एएनपीओ की पूर्वी जिलों के लिए एक अलग एफएनटी जो है, एएनपीओ क्या करता है, जो 6 पूर्वी जिले हैं बिल्कुल पूर्व के नागालैंड के, उनके लिए एक अलग एफएनटी चाहता है। सरकार ने उनको मान्यता दे भी दी है। ठीक है, इसका उद्देश्य ये होगा कि बेरोजगारी को दूर करेंगे, ग्राम रक्षकों को आधुनिकरण जो चीजें हैं उनके साथ उनको जोड़कर क्या कर देंगे, सबके सामने चीजें प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है ना। अगला, किस संस्था को हाल ही में एफसीआरए पंजीकरण मिला है। ठीक है, एफसीआरए पंजीकरण के बारे में जरा मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसका आंसर बता दूं कि दलाई लामा चैरिटेबल ट्रस्ट, दलाई लामा चैरिटेबल ट्रस्ट जो है इसको एफसीआरए पंजीकरण मिला है। क्या मिला है इसको, एफसीआरए पंजीकरण मिला है। एफसीआरए का मतलब होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अब यहां क्या होगा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अब
परम पावन दलाई लामा चैरिटेबल ट्रस्ट को विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियमन प्रदान कर दिया है। मतलब ये क्या है कि अब दलाई लामा जो चैरिटेबल ट्रस्ट है ये विदेशों से भी चंदा इकट्ठा कर सकता है। विदेशी धन प्राप्त करने के लिए किसी भी संस्था को FCRA का पंजीकरण कराना जरूरी होता है। अगर आपके पास कोई संस्था है और उसमें FCRA का पंजीकरण है तो फिर आपको अगर कोई विदेश से चंदा देता है तो आपको सरकार को हर बात की डिटेल उसको नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन का मुख्यालय हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में है। और धर्मशाला में ही आपको बता दिया जाए तो धर्मशाला में जो है दलाई लामा क्या करते हैं, दलाई लामा जो है यहाँ पर रहते हैं। दलाई लामा जो है ये क्या है, ये बौद्ध धर्म का एक क्या है, बौद्ध धर्म का एक गुरु पद है, ठीक है। ये ध्यान रखना है क्या है, गुरु पद है। और आपको पता ही है कि भारत और चीन के बीच में जो 1957 में जो विवाद हुआ था उस विवादों में बड़ी भूमिका जो रही थी वो किसकी रही थी, दलाई लामा पद की रही थी, ठीक है ना। QS फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025, QS इंडेक्स स्किल इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है, तो अब की बार इसमें भारत जो है वो कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है, ठीक है। कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। देखो इसमें क्या है, नौकरी बाजार की तैयारी में भारत जो है कौन से स्थान पर है, दूसरे पर। दरअसल चीन जापान ये क्या है, अपने यहाँ पर रोजगार तो पैदा कर रहे हैं पर यहाँ पर जो युवा जनसंख्या है वो धीरे धीरे कम हो रही है। हाल ही में चीन में आंकड़े जारी हुए हैं कि इस साल भी जनसंख्या 14 लाख मूल जनसंख्या से क्या हो गई, कम हो गई। ये चीन की एक बड़ी समस्याओं में से एक है। तो हमारे यहाँ पर क्या है, जनसंख्या के साथ साथ युवा लगातार बढ़ रहे हैं। नौकरी और बाजार में हम जो है बड़ी तैयारी के साथ दुनिया के सामने बैठे हुए हैं, इसलिए हम जो है दूसरे स्थान पर आए हैं। इसमें AI डिजिटल हरित उद्योग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अमेरिका से अब हम पीछे रह गए हैं। बाकी हमसे आगे केवल अमेरिका है और चाइना, जापान, जर्मनी, UK इन सबको हमने पछाड़ दिया है। हमारे स्टार्टअप परिस्थितिकी तंत्र के साथ साथ फ्यूचर ऑफ वर्क श्रेणी में 99.1 अंक जो है हमने प्राप्त किए हैं और शीर्ष दावेदार के रूप में अब जो है हम दुनिया के सामने ताल ठोक रहे हैं। उद्योग, एकेडमिक सहयोग और सतत नवाचार पर लगातार हमने जो है ध्यान दिया है। जो थोड़ी मोड़ी कमियां रह रही हैं सरकार उसको पूरा करने का प्रयास कर रही है। आने वाले अगले 1 या 2 साल में चीजें आपको देखने को मिलेगी कि पूरी तरीके से QS फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत पहले नंबर पर आ जाएगा, ठीक है ना। देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यूपी वालों जो आप पेपर देने जाओगे तो आपको बड़े जो है ये आपको पेपर मिलेगा, पेपर में क्वेश्चन मिलेगा। देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय कहाँ बन रहा है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप कह देना कि काशी, वाराणसी। वाराणसी का मतलब है एक नदी है वरुण, एक नदी का नाम है अस्सी, और ये दोनों नदियां इस तरीके से मिल रही है, इसका नाम है वाराणसी। और ये जो वाराणसी है, इस वाराणसी में देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय क्या है, खुल रहा है। आपको पता ही होगा कि आपसे पूछा जाए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो जरा आपसे मैं पूछूंगा। एक है विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस। मुझे ये दोनों के दोनों क्वेश्चनों के आंसर आपके कमेंट में चाहिए और आप बताओगे कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। जनवरी में ही मनाया गया है। आपको देखता हूं कौन इसका आंसर दे पाएगा। ध्यान रखना है कि काशी में देश का पहला साहित्यिक भाषा संग्रहालय का डिजाइन तैयार हुआ है। 25 करोड़ की लागत से यह भाषा संग्रहालय बनकर तैयार होगा। इसमें स्कूली बच्चों और आम लोगों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजन किए जाएंगे। संग्रहालय हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका क्या करने वाला है, निभाने वाला है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है, ये वाली बात आप क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। यहां आपको ध्यान रखना है कि काशी की, अगर आपसे पूछा जाए कि काशी जो है किसका संसदीय क्षेत्र है, अगर ये वाली बात आपसे पूछी जाए काशी किसका संसदीय क्षेत्र है, तो आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का, किसका,
नरेंद्र मोदी का ये क्या है, नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। क्लियर है, नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। भारत सरकार ने किस वर्ष तक 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया? देखो ये क्वेश्चन आप लंबे समय से देखते हुए आ रहे होंगे, कितने लंबे समय से ये क्वेश्चन देखते हुए आ रहे होंगे, पर आपको जो है इस बात का ध्यान रखना है, ठीक, इस बात का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, विशेष करके अब वो लक्ष्य हम आने वाले 2 महीने में क्या करने वाले हैं, प्राप्त करने वाले हैं। 2 महीने में ये लक्ष्य क्या कर लिया जाएगा, प्राप्त कर लिया जाएगा। तो 2025 के आपको ध्यान रखना है कि मार्च माह तक, कब तक, मार्च माह तक क्या हो जाएगा, इथेनॉल का मिश्रण, मार्च माह तक आपको ध्यान रखना है कि इथेनॉल मिश्रण, इथेनॉल मिश्रण जो है वो क्या मिलने वाला है, इथेनॉल मिश्रण तैयार मिलेगा। इससे क्या होगा, इथेनॉल से आपको पता ही है कि जो पर्यावरण है, इस पर्यावरण का जो प्रदूषण है, ठीक है, इस पर्यावरण का जो प्रदूषण है, इस पर्यावरण के प्रदूषण को क्या करने के लिए, कम करने के लिए मदद मिलती है, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए मदद मिलती है। 2001 में इस पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था, 25 साल लग गए हमको इसको पूरा करने में। और इथेनॉल मिश्रण से वायु प्रदूषण में कमी आएगी। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक है गन्ने का, और उत्तर प्रदेश के अलावा आपका महाराष्ट्र, ये बड़ी मात्रा में गन्ना पैदा करते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है इथेनॉल, यहां पर इथेनॉल संयंत्र जो है वो स्थापित किए गए हैं। इससे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इथेनॉल जो संयंत्र हैं ये धीरे धीरे क्या करने वाले हैं, ये किसानों की आय जो वृद्धि होगी उसमें बड़ी भूमिका निभाएंगे। भाई इथेनॉल की डिमांड बढ़ेगी तो गन्ने की डिमांड बढ़ेगी, गन्ने की डिमांड बढ़ेगी तो किसानों को गन्ना जो है वो क्या होगा, महंगा बिकेगा। क्लियर है ना। अगला 78वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड के लिए नामांकित भारतीय फिल्म कौन सी है? तो 78वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड की अगर बात करें तो इसमें ऑल वी इमेजिन एट लाइट, ये जो मूवी है ऑल वी इमेजिंग एट लाइट जो है ये मूवी है, इसके लिए इसको नामांकन किया गया है। मंकी मैन के लिए जो है भारतीय मूल के अभिनेता है जिनका नाम है देव पटेल, इनको जो है चुना गया है। बाफ्टा अवार्ड की शुरुआत अगर आपसे की जाए तो आप बता सकते हैं कि 1947 में बाफ्टा अवार्ड की शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य ब्रिटिश फिल्म उद्योग में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करना है। वैश्विक प्रभाव की अगर बात करें तो आज ये पुरस्कार दुनिया भर में फिल्म निर्माता, कलाकार और बहुत बड़े सम्मान के रूप में ये जाना जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नोवाक जोकोविच ने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में कुल कितने मैच खेले हैं? जो आप कह सकते हैं कि ये दुनिया में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम, दुनिया में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम खेलने वाले क्या बन गए हैं, खिलाड़ी बन गए हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इन्होंने लगभग कितने टूर्नामेंट जो है खेल लिए हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि 430 ग्रैंड स्लैम खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। इन्होंने 10 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियनशिप जीती है। 24 ग्रैंड स्लैम जो है ये टोटल जीत चुके हैं नोवाक जोकोविच। टेनिस का जन्म जो है आपको ध्यान रखना है फ्रांस में हुआ है, और इसे मूल रूप से टेनिस को रैकेट्स कहा जाता था, बाद में इसका नाम टेनिस पड़ा। मार्टिना हिंगिस 16 साल की उम्र में विंबलडन जीतने वाली सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। ये बात आपसे पूछी जा सकती है। और अगर आपसे पूछा जाए एक मानक टेनिस कोर्ट की लंबाई कितनी होती है, तो 23.77 मीटर लंबाई होती है, और 8.23 मीटर जो है वो क्या होती है, इसकी चौड़ाई होती है। क्लियर। मानक टेनिस बॉल का व्यास जो है वो 6.35 से 6.67 तक होता है, और इसका वजन 56.7 ग्राम तक होता है। 56 ग्राम तक जो है इसका वजन हो सकता है। तो टेनिस के लिए अभी हाल ही में जब आप पढ़ने वाले हो, थोड़े दिन में जो कुछ क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिलेंगे उसमें क्वेश्चन कुछ ऐसे होंगे कि हाल ही में जो साल का पहला ग्रैंड स्लैम आपको पता ही है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके रिजल्ट आने वाले हैं, वो चल रहा है टूर्नामेंट। जैसे ही आएंगे मैं आपको बता दूंगा।
और जितनी भी सारी घटनाएं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है मैं आपके सामने लाता रहूंगा। मिलते हैं फिर एक नई क्लास में बहुत बेहतरीन तरीके से। धन्यवाद।